Good morning, all of you. Welcome in our classes. Let's start our chapter Unit 2 Structure of Atom. So, we already discussed about the wave nature of the electromagnetic radiation. हम wave nature electromagnetic radiation को already पढ़ चुके हैं. मतलब जो electromagnetic radiation means light जो हो इट इज़ लाइक ए वेव नेचर. ये वेव की तरह बिहेव करती है, मतलब ये वेव की तरह ट्रेवल करती है. एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल्स की तरह भी होती है, मतलब वो पार्टिकल्स भी हैं एक तरह के. सो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स लाइट. सो उसके बाद हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे. तो some of the experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation. कुछ phenomena है such as diffraction and interference. So what is diffraction? See, diffraction is the ये है diffraction. देखो, diffraction is the bending of wave around an obstacle. Wave अगर कोई obstacle मतलब कोई रुकावट आ जाए तो वेव का मुड़ जाना, वेव का बैंड हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. किसी रुकावट के कारण अगर जो वेव है वो अगर मुड़ जाती है तो लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, तो वो जब बैंड हो जाए तो हम उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं. इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी. दो वेव का कॉम्बाइन हो जाना, दो वेव आपस में जुड़ जाना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, या तो उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम हो या अलग अलग हो और जुड़कर गिव ए हुज डिस्ट्रीब्यूशन एट ईच पॉइंट इन स्पेसिस एल्जेब्रिक और वेक्टर सम, या तो एल्जेब्रा या वेक्टर सम होगा डिस्टर्बेंस एट दैट पॉइंट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच इंटरफेरेंस वेव. मतलब दो वेव का कॉम्बिनेशन हम इंटरफेरेंस बोल सकते हैं. तो इन दोनों नेचर को वेव थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया. However, following are some of the observations which could not be explained with the help of even electromagnetic theory of 19th century. नोन एज क्लासिकल फिजिक्स. कुछ फिनोमेना है जिनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. वो फिनोमेनन क्या थे? इसमें फर्स्ट वन है द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी. रेडिएशन मीन्स लाइट. यहाँ पर कोई हॉट बॉडी है, कोई गर्म चीज़ है जिससे कि एमिट मतलब रिलीज़ होना, निकलना, बाहर निकलना. द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी से रेडिएशन का निकलना, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट. इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, बाहर निकलना किसी मेटल के सरफेस पर जब उससे रेडिएशन टकराए. वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन. तो अभी हम इन दोनों पे फोकस करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पे. इनको देखते हैं, बाकी के बाद में देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So first of all we discuss about black body radiation was given by Max Planck. जो black body radiation था 1900 में दिया था. This phenomenon is given below. ये क्या है black body radiation? इसको समझते हैं हम सबसे पहले. When solids are heated they emit radiation over a wide range of wavelength. आपको पता ही wavelength क्या होती है. जब हम solid को हीट करते हैं तो उनमें से रेडिएशन निकलता है जिसकी wavelength अलग अलग होती है. For example, when an iron rod is heated in a furnace, it first turns to red and then progressively become more and more red as the temperature increases. Means जब आप एक आयरन रोड को हीट करोगे सो क्या होगा, पहले वो रेड कलर की होगी, फिर देन प्रोग्रेसिवली उसका कलर रेड और रेड होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा. एज दिस इज हीटेड फर्दर, आप उसको और हीट करोगे द रेडिएशन एमिटेड बिकम वाइट. वो रेडिएशन जो है लाइट वाइट कलर की हो जाएगी एंड देन बिकम ब्लू. तो कलर चेंज होता जा रहा है, रेड देन वाइट देन ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी देखें लाइट की, द रेडिएशन एमिटेड ग्रोज फ्रॉम ए लोअर फ्रीक्वेंसी. रेड कलर की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. द रेड कलर लाइज इन द लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन वाइल ब्लू कलर बिलोंग्स टू द हायर फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था. सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी? द आइडियल बॉडी. एक तरह की आइडियल बॉडी होती है, कोई किसी का शरीर नहीं, कोई चीज़. विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब. एमिट मतलब रिलीज करना, एब्जॉर्ब मतलब
उसको एब्जॉर्ब करना, शोषण, है ना। द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, जो सभी तरह की फ्रीक्वेंसी को एमिट भी करे और एब्जॉर्ब भी करे। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इससे जो रेडिएशन एमिट होगा उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। So the exact frequency distribution of the emitted radiation intensity versus frequency curve of the radiation from a black body depends on its temperature. See this diagram. See, this is wavelength versus intensity. Intensity मतलब लाइट की तीव्रता, एंड ये वेवलेंथ है। देखो इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है एंड इस तरफ इंटेंसिटी बढ़ रही है, और ये टेम्परेचर है। दिस इज T1, दिस इज T2। ये T2 जो टेम्परेचर है ये T1 से ज़्यादा, मतलब ये वाला टेम्परेचर कम और ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा। तो देखो जैसे जैसे इंटेंसिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में, है ना। वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फिर ये पीक पर पहुंच रही है, फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज़ होने लगी है। उसी तरीके से ये वेवलेंथ बढ़ रही है इस तरफ, तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फिर ये पीक पर जा रही है, फिर सडनली डिक्रीज़ होने लगी है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये जो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसको हम वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हियर। द प्लांक्स सजेस्टेड दैट एटम्स एंड, ये जो यहाँ पर है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्लांक्स सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल कुड एमिट एनर्जी ओनली इन द डिस्क्रीट क्वांटिटी, नॉन इन कंटिन्यूस मैनर, ए बिलीफ पॉपुलर एट दैट टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट थी है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं इसको। सो प्लांक्स ने क्या बोला कि जो लाइट होती है, जो हमको एनर्जी जो मिलती है वो हमको कंटिन्यूसली नहीं मिलती। जैसे कि अगर कोई चीज़ है कंटिन्यूसली हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ऐसी लगातार हमको एनर्जी नहीं मिलती। जैसे सनलाइट हम तक आ रही है तो कंटिन्यूसली हम तक नहीं पहुंच रही है, वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में नहीं आ रही है, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हमको मिल रहे हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। जैसे ये एनर्जी का एक पैकेट है, ये एनर्जी का एक पैकेट है, इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हमको एनर्जी मिल रही है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी और बंडल्स ऑफ एनर्जी। ये लाइट पहले ऐसा समझा जाता था कि लाइट जो है वो कंटिन्यूसली हमको मिल रही है, लेकिन प्लांक्स ने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग लाइट हमको कंटिन्यूसली नहीं मिलती, बल्कि वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स हमको मिल रहे हैं, पहले एक पैकेट मिलेगा, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं। और इन सब की एनर्जी भी अलग अलग होती है। मतलब जैसे कि ये एनर्जी का एक पैकेट है, ये छोटा पैकेट है, इसकी एनर्जी कम है, एक बड़ा पैकेट है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमको एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में लाइट जो है वो कंटिन्यूसली नहीं है, बल्कि वो एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं करते, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो एनर्जी के पैकेट्स है इसको उसने बोला क्वांटम। क्वांटम क्या बोला? क्वांटम। ये जो एनर्जी के पैकेट्स, क्वांटम मीन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं इन्हीं को बोला गया है क्वांटम। तो एक एनर्जी का पैकेट होगा तो क्वांटम, और अगर बहुत सारे पैकेट होंगे तो क्वांटा। ओके, तो क्वांटम इज ए सिंगुलर एंड क्वांटा इज प्लूरल। ओके, तो प्लांक्स गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। सबसे छोटी एनर्जी के पैकेट्स को दैट कैन एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि एमिट हो सकता है और एब्जॉर्ब हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हियर इज लाइट। ओके, सो द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू एन इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। ये जो अब इक्वेशन है ये केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सी E is equal to h nu. E is E for energy, h is a Planck's constant and nu is a frequency. यहाँ पर A है, ये जो एनर्जी के पैकेट्स मैंने बताया इसकी एनर्जी कितनी है इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पैकेट्स? तो E is equal to h nu. सो E for एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ, जो ये एनर्जी के जो पैकेट्स हैं इनको फोटोन्स भी बोलेंगे हम। पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है ये क्वांटम बोला, इनको हम अगर लाइट की बात करें, लाइट के टर्म्स में इनको एनर्जी के पैकेट्स को हम बोलेंगे फोटोन। फोटोन, ओके, एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या बोलेंगे? फोटोन। तो ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं फोटोन जो है, इनकी एनर्जी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू। E फॉर एनर्जी, H इज फॉर प्लांक्स कांस्टेंट, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H
इज़ नोन एज प्लांक्स कांस्टेंट एंड हैज़ द वैल्यू, और इसकी वैल्यू इतनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसको हम सवाल जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहाँ पर भी के वी विल यूज़ 6.626 इंटू 10⁻34, ये -34 जूल पर सेकंड है, जूल सेकंड, सॉरी पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये याद रखना फॉर्मूला, और ये जो स्टेटमेंट है ये। सो दिस इज़ नोन एज द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली नहीं मिलती, जो लाइट जो है वो हमको कंटिन्यूसली नहीं मिलती है, एब्जॉर्ब होती है, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के रूप में हमको मिलती है। ओके, और इन सब की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, और इस फॉर्मूले से हम इन सब की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। विद दिस थ्योरी प्लांक वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं मिल रही, बल्कि एनर्जी के पैकेट्स के रूप में मिल रही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हियर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इन 87 H. Hertz performed very interesting experiment which electron were ejected when certain metals, for example कुछ metals हैं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम were exposed to a beam of light as shown. The phenomenon is called photoelectric effect. ये देखो photoelectric effect क्या होता है। See this is ये मेटल है, ये पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हो सकती है। ये एक वैक्यूम चैम्बर है, बंद कर रखा है। ये एक इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, हियर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से इसको कनेक्ट कर रखा है बैटरी से ताकि इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा। अब देखो ये यहाँ पर मेटल है, यहाँ से लाइट आई, लाइट मतलब वेव की तरह ट्रेवल करती है। मैंने बताया वेव की तरह नेचर होता है लाइट का, तो वेव की तरह आएगी इस तरह से। इससे जब ये मेटल सरफेस से टकराएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जब लाइट आएगी इस मेटल से टकराएगी और इस मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, ये डिटेक्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लाइट जब किसी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करे एंड वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये देखो मैक्स प्लांक्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, आप इसको अपनी बुक से पढ़ें। हु इज़ मैक्स प्लांक्स, क्या था ये, कौन था, कहाँ का था, इसकी थोड़ी जीवन परिचय, यू हैव टू रीड इट। ओके, दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Electrons were ejected when certain metal, example potassium, rubidium, cesium, were exposed to a beam of light. Okay, this is called as photoelectric effect. Okay, the result observed in this experiment, क्या क्या result उसने देखे? The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike the surface. इलेक्ट्रॉन वहाँ पर निकलेंगे जब लाइट उससे टकराएगी, जैसे ही लाइट टकराएगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इनके बीच में टाइम का गैप नहीं होगा। जैसे ही लाइट मेटल से टकराएगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता या ब्राइटनेस ऑफ लाइट, लाइट की चमक। जितनी ज़्यादा लाइट की चमक होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, जितनी ज़्यादा लाइट चमकीली होगी या उसकी इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलते जाएंगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, फॉर ईच मेटल देयर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम बोलेंगे न्यू नॉट। दिस इज़ न्यू एंड ये जीरो नहीं है, नॉट है, न्यू नॉट। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी कि इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट नहीं होंगे। At frequency nu is equal to greater than nu naught, the ejected electron comes out with a certain kinetic energy. The kinetic energy of this electron increase with increase of frequency of the light used. ये देखो ये इफेक्ट एक बार और देखो, सी दिस, ये लाइट है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर उससे कम होती है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा आपने उसको फ्रीक्वेंसी दी, लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी, इसको जितनी इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा अगर लाइट आप दे रहे हो फ्रीक्वेंसी की, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगी, जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा दी तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये न्यू वो फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो ज़्यादा है, और न्यू नॉट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चाहिए। तो ये जो मिनिमम न्यू नॉट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और ये न्यू है ये वो है जो हम फ्रीक्वेंसी उसको दे रहे हैं। सो ऑल द अबव रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू लेटर द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। मैंने बताया जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, चमक होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ये भी बता चुका हूँ कि इसकी ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी उसकी इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा निकलते जाएंगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट। मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा बाहर निकलेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, ऐसा ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल रेड लाइट, लाल कलर की लाइट आप देखो, रेड लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 4.3 to 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ऑफ एनी ब्राइटनेस। अगर आपने लाल कलर लिया, लाल कलर की लाइट है और उसकी ब्राइटनेस कुछ भी हो, उसकी इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, अगर आप उसको शाइन ऑन ए पीस ऑफ पोटेशियम मेटल, आप उसको पोटेशियम मेटल के ऊपर टकराते हो फॉर आवर, घंटों तक टकराते हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। क्यों? बट एज सुन एज, मतलब आप चाहे कितनी भी ब्राइटनेस रख लो रेड कलर लाइट की पोटेशियम मेटल के लिए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले। लाल कलर की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होती है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सके। उसी तरीके से लेकिन एज सुन एज ए वेरी वीक येलो लाइट, अगर आपने येलो लाइट ली, बहुत ही उसकी ब्राइटनेस बहुत ही कम है, उसकी चमक बहुत ही कम है, 5.1 to 5.2 10⁻14 हर्ट्ज, अगर ये पोटेशियम मेटल पर टकराती है, बहुत हल्की लाइट भी टकराती है अगर येलो कलर की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पर ऑब्जर्व होगा। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर न्यू नॉट फॉर पोटेशियम, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 हर्ट्ज। सो दिस इज सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी और भी हैं, देखो। Einstein was able to explain the photoelectric effect using Planck's quantum theory. What is Planck's quantum theory? Light travels in the form of small packets of energy. तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटम और फोटोन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। सो शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट ऑन टू अ मेटल सरफेस कैन देयरफॉर बी व्यूज एज शूटिंग ए बीम ऑफ लाइट पार्टिकल। मतलब अगर आप लाइट किसी मेटल से टकराती है तो हम उसको इसको ऐसा समझ सकते हैं कि उसको शूट कर रहे हैं हम पार्टिकल से, क्योंकि ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, लाइट कंटिन्यूस नहीं होती, जिसको हम फोटोन्स बोलते हैं। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन्स। व्हेन ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, फोटोन क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो फोटोन है, एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सफिशिएंट एनर्जी के जब टकराएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इट ट्रांसफ़र इट्स इंस्टेंटली टू द इलेक्ट्रॉन। अगर ज़्यादा आपने फोटोन की इंटेंसिटी रखी है, ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो बाहर निकलेंगे। जितनी ज़्यादा ग्रेटर द एनर्जी पोसेस्ड बाय द फोटोन, मैंने बताया हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग होती है, कोई फोटोन कम एनर्जी का होगा, कोई फोटोन ज़्यादा एनर्जी हो। अगर आप ज़्यादा फोटोन की एनर्जी टकरा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ग्रेटर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। In other words, kinetic energy of the ejected electron is proportional to the frequency of the electromagnetic radiation. Means kinetic energy जो इलेक्ट्रॉन्स की किसके ऊपर डिपेंड करेगी?
डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, मोर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन इज एनर्जी इक्वल, जो फोटोन टकरा रहे हैं उसकी एनर्जी हम मानेंगे एच न्यू, वो जो फोटोन टकराए हैं उसकी एनर्जी एच न्यू, एंड द मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए हमको। सो स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एंड द मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम एच न्यू नॉट मान लेंगे। जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एच न्यू, और मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू नॉट। इसको हम वर्क फंक्शन भी बोलेंगे या डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। एच न्यू नॉट को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। सो इन दोनों के एच न्यू एंड एच न्यू नॉट के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी। इतनी एनर्जी हमने दी, इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट formula of the photoelectric effect. You have to remember this formula. H nu is equal to H nu naught plus 1 by 2 m for mass of electron and v for velocity of electron. H is equal to Planck's constant, nu is equal to frequency, H nu naught, this is nu naught is equal to threshold frequency plus 1 by 2 mass of electron and v for velocity of electron. Lastly, and more intense beam of light consists of larger number of atoms. जितनी intense beam होगी, जितनी bright light होगी, उसके अंदर photons भी उतने ज़्यादा होंगे. Consequently, the number of electron ejected is larger as compared to that in experiment which a beam of weaker intensity of light is involved. अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो फोटोन भी कम है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटोन भी ज़्यादा, मतलब अगर चमकीली लाइट है तो उसके अंदर ज़्यादा फोटोन होंगे, और लाइट की चमक कम है तो उसके अंदर फोटोन कम होंगे। जितने मोर द नंबर ऑफ फोटोन मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड एंड मोर इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला, और इससे रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो रीड इट, पढ़ें इसको एक बार और अच्छे से, 2 बार 3 बार इसको रीड करें, समझ में आएगा अच्छे से, और ये फार्मूले याद करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।